सक्सेस जान के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो यूपी टेट प्राइमरी लेवल का पेपर हुआ है 23 जनवरी को, तो उसके मैथ के पार्ट का सोल्यूशन लेके आया हूँ। तो आइए देख लेते हैं पहला सवाल। यदि a/3 इक्वल टू b/4 इक्वल टू c/7 हो तो a प्लस बी प्लस सी बटे सी का मान बताइए। तो आपके ऑप्शन है। तो देखिए, इस सवाल को सॉल्व करना है तो आप a की वैल्यू 3 मान लीजिए, b की वैल्यू 4 मान लीजिए, c की वैल्यू 7 मान लीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। ये तो हो गया ट्रिक से। लेकिन अगर आपको बेसिक जानना है तो आप इक्वल टू लैम्डा मान लीजिए। तो यहां से देखिए, a की वैल्यू हो जाएगी 3 लैम्डा, b की वैल्यू हो जाएगी 4 लैम्डा, c की वैल्यू हो जाएगी 7 लैम्डा। आप इक्वल टू 1 भी मान सकते हैं। आप यहाँ 1 मानिए, लैम्डा मानिए, कुछ भी मानिए, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन आप 1 इसलिए मानते कि आपको नहीं पता इसकी वैल्यू क्या है। 1 मानने से आपने एक वैल्यू फिक्स कर दी 3, b की वैल्यू 5। अगर आपसे कभी कुछ और पूछेगा तो वहां पे 1 मानने से आपका काम नहीं बनेगा, तो आपको लैम्डा ही मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे a बराबर 3 लैम्डा, b बराबर 4 लैम्डा, c बराबर 7 लैम्डा। तो आप इसको उठा के यहां रख दीजिए, तो हो जाएगा 3 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा प्लस 7 लैम्डा अपान 7 लैम्डा। तो यहां देखिए, 7 4 11 3 14 लैम्डा बटे 7 लैम्डा, तो 7 दूनी 14, तो 2 आया। तो आपका ऑप्शन सी सही हो गया। आप 1 भी मानेंगे तब भी यही आएगा। आप यहाँ सीधे a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 4, c की वैल्यू 7 मान लीजिए, तब भी आपका आ जाएगा। अगला सवाल देखिए। यदि 5 जनवरी को 1991 शनिवार था तो 3 मार्च 1992 को कौन सा दिन होगा। तो आपके ऑप्शन है। तो यहाँ देखिए, 5 जनवरी 1991 को शनिवार है और आपसे पूछा है 3 मार्च 1992 को कौन सा दिन होगा। तो यहां से आप देखिए 91 से 92, तो यहां से आप एक वर्ष गए तो आपका एक और डे आ गया। अब यहां देखिए 5 जनवरी, तो कितने दिन जनवरी में बच गए। जनवरी 31 की होती है तो आपके 26 दिन बच गए, प्लस फरवरी। अच्छा, जब आप 92 की फरवरी में जाएंगे तो 92 की जो फरवरी होगी वो लीप ईयर है 92, तो लीप ईयर में फरवरी 29 दिन की होगी, तो 29 दिन हो जाएगा पूरा का पूरा। अब फिर 3 मार्च 3, आप इनको ऐड करिए और 7 से डिवाइड कर दीजिए, फिर आप देखिए कितना शेष आया। तो 7 3 21, यहां से 5 बचा, यहां देखिए आपका 5 आ गया शेष, 7 चौक 28, यहां से 1 शेष आ गया, फिर 7 में 3 देंगे 3 शेष आ गया। ये आपके शेष आ गए। यही आपके कितने होते थे, ऑड डे। जो आपका 7 से भाग देने पर शेष बचता था उसी को हम ऑड डे बोलते थे। ध्यान देखिए, 5 3 8 1 9 ऑड डे आ गए। 9 को फिर 7 से भाग देंगे तो 2 ऑड डे, यहां से आ गए 2 ऑड डे। एक दिन में, एक महीने में जो ऑड डे आए 2, और वर्ष में ऑड डे की संख्या थी 1, तो आपका टोटल हो गया ऑड डे 2 + 1 3, तो 3 ऑड डे हो गए। यानी कि हमें 3 दिन आगे जाना है, तो शनिवार से 3 दिन आगे जाएंगे तो रविवार सोमवार मंगलवार, तो आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। 1/3 पावर -3 माइनस 1/4 पावर -2 भागे 1/4 पावर -3। इसको आपको हल करना है। आपके ऑप्शन ये सब हैं। तो आप देखिए, जब 1/3 पावर माइनस हो तो ये जो होती है ये रेसिप्रोकल होकर उल्टा हो जाती है और पावर प्लस हो जाता है। यानी कि अगर ये उल्टा कर देंगे तो पावर प्लस हो जाएगी। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जब 1/3 ऊपर जाएगा, देखिए मैं आपको समझा देता हूं। जब 1/3 पावर -3 है, जब 1/3 ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा 3 पावर -1 की पावर -3। फिर यहां देखिए -1 गुणे -3 होगा तो हो जाएगा -1 गुणे -3, तो यहां देखिए हो जाएगा 3 पावर 3। तो ऐसा आप समझिए, ये है इसका कॉन्सेप्ट। ऐसे ही चेंज होता है। लेकिन आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप क्या समझिए, ये अगर 3 उल्टा होगा तो पावर प्लस हो जाएगी। आप इससे भी समझ सकते हैं। नहीं तो इसका कॉन्सेप्ट ये है। तो आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। ऐसे इसका हो जाएगा, ऐसे इसका हो जाएगा। या आप ये समझिए, इसकी पावर अगर हम उल्टा करेंगे तो पावर प्लस में हो जाएगी। तो यहां देखिए, ये हो जाएगा 3 की पावर 3 माइनस ये हो जाएगा 4 की पावर 2 भागे 1 की पावर, ये देखिए ब्रैकेट लगा हुआ है, सॉरी ब्रैकेट आप ध्यान देंगे वरना पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा। तो 1/4 पावर -3 हो जाएगा, 4 की पावर 3। तो यहां देखिए 27 - 16, तो ये बचेगा 11, और यहाँ पे ब्रैकेट सॉल्व होंगे भागे
4 का क्यूब होता है 64, तो 11 भागे 64 यानी कि 11/64, यही आपका ऑप्शन सही है। तो आप ये समझिए ये जब उल्टा होगा पावर प्लस हो जाएगी, वरना मैं आपको कॉन्सेप्ट बताया 3 की पावर -1 होगी और उसकी पावर -3 है, यहाँ 4 की पावर -1 पावर -2, ये ब्रैकेट बंद होगा और भागे 1/4, 4 की पावर -1 भागे मतलब पावर -3। तो यहाँ देखिए ये सब पावर गुणा होकर 3 की पावर 3 -4 की पावर 2 ब्रैकेट बंद भागे, यहाँ देखिए हो जाएगा 4 का क्यूब, -1 × -3। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट था, उन्हें आप ट्रिक से ये समझिए उल्टा होने में प्लस हो जाता है पावर। अगला सवाल देखिए, त्रिभुज की रचना करना है, इन ऑप्शन में आपको बताना है किससे त्रिभुज बन जाएगा। तो आप त्रिभुज की प्रॉपर्टी जानते हैं, त्रिभुज में दो भुजाओं का जो योग होगा वो तीसरी भुजा से ज्यादा होगा। त्रिभुज में किसी भी दो भुजाओं का जो योग होगा वो तीसरी भुजा से ज्यादा होगा, तभी त्रिभुज बन पाएगा। तो यहाँ पे देखिए दो भुजाओं का योग करिए 3 3 6, तीसरी भुजा के इक्वल है, ज्यादा नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन देखिए, हम दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज्यादा होना चाहिए, तो हम सबसे छोटी भुजा ले लेते हैं। तो सबसे दो छोटी भुजा ये है, तो देखिए 5 4 9 ऐसे ही ज्यादा हो गया, तो ये आपका ऑप्शन हो सकता है। वैसे ये ऑप्शन सही है, किसी भी दो भुजाओं का योग करिए तीसरी से ज्यादा आ जाएगा, तो ये आपका ऑप्शन सही हो गया। लेकिन हम आखिरी दो ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए दो भुजाओं का योग 5 3 8 और 5 3 8, यहाँ 8.8 आया, तीसरी भुजा से कम है, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पे देखिए ये मिलीमीटर है, तो इसको सेंटीमीटर में बदल लीजिए, 10.5 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 3.9 सेंटीमीटर। 1 mm में 1/10 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर। तो यहाँ देखिए दो भुजा का सम करिए तो 6 3 9 और फिर यहाँ देखिए 0.5 और 0.9 हो जाएगा 1.4, तो यहाँ होगा 10.4 सेंटीमीटर। तो देखिए 10.5 सेंटीमीटर से कम है, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो गया। तो ये आप याद रखिए त्रिभुज की प्रॉपर्टी, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज्यादा होता है और दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम होता है, ये त्रिभुज की प्रॉपर्टी। अगला सवाल देखिए, √3 क्यूब √4 और 4th √5, इसको आपको आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो यहाँ देखिए जो 3 √3 है इसको 3 की पावर 1/2, 4 की पावर 1/3 और 5 की पावर 1/4 लिख सकते हैं। ये जो रूट होता है इसका मतलब 1/2 और ये क्यूब मतलब 1/3, 4th रूट मतलब 1/4। अच्छा आप देखिए हमें इनको कंपेयर करना है, तुलना करना है, कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है। या तो इनका बेस आधार सेम हो तब हम पावर से देख लेंगे, या तो इनकी पावर सेम हो तब हम आधार से देख लेंगे। तो हम क्या कहते हैं, इनकी पावर सेम कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए 2 3 4 का एलसीएम लीजिए, 2 3 4 का एलसीएम लस आपका आ जाएगा 4 3 12, तो 12 एलसीएम आ जाएगा। हम इनकी पावर 12 बना लेते हैं। तो यहाँ देखिए मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 6/12, ये जो 1/2 है उसको मैं 6/12 लिख सकता हूँ। अच्छा 4 की पावर मुझे 12 बनाना है, नीचे में 12 बना लिया और यहाँ मैं 4/12 लिख सकता हूँ, तभी तो 1/3 होगा। अच्छा ये 5 की पावर 1/4 है, इसको मैं 3/12 लिख सकता हूँ। तो यहाँ देखिए एलसीएम 12 था, मैं सबका पावर 12 बना लिया। अब मैं क्या करता हूँ, ये 6 को नीचे ले आता हूँ, तो हो जाएगा 3 की पावर 6 की पावर 1/12, 4 की पावर 4 पावर 1/12, 5 की पावर 3 की पावर 1/12। अब देखिए जो पावर सेम है, इनकी जो घात है वो सेम है, तो यहाँ पे जो बेस आधार जिसका ज्यादा होगा वो वैल्यू बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए पहले आप देखिए 5 की पावर 3 तो जाएगा 125 की पावर 1/12, 4 की पावर 4 तो 4 चौक 16 और 4 चौक 16 256, 256 की पावर 1/12। अच्छा देखो 3 की पावर 6 है, तो 3 की पावर 4 होता है 81 और 3 की पावर 2 होता है 9। तो यहाँ देखिए 9 कम 9 9 72 हो जाएगा 729, तो हो जाएगा 729 की पावर 1/12। तो आप देखिए जिसका आधार ज्यादा, क्योंकि पावर सेम है तो जिसका आधार ज्यादा उसकी वैल्यू ज्यादा। तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी हो गई, ये, उसके बाद ये, यानी कि सबसे बड़ी वैल्यू हो जाएगी √3, उसके बाद हो जाएगी क्यूब √4, उसके बाद हो जाएगी 4th √5। आरोही क्रम में लिखना है, आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुआ क्रम। तो आप देखिए इसका हो जाएगा 4th रूट, फिर हो जाएगा
क्यूब रूट 4 फिर हो जाएगा रूट 3। यही आपका आरोही क्रम है। तो अगला सवाल देखिए, कहा है यदि अवरोही क्रम में रखे गए आंकड़ों में दोनों छोरों से प्रेक्षण हटाए जाते हैं तो किसमें परिवर्तन होगा? माध्य में, माध्यिका में, बहुलक में। माध्यक मतलब माध्यिका। तो बहुत ही अच्छा सवाल था। इसको समझने के लिए मैं बहुत अच्छा एग्जांपल लेता हूं। उसने कहा है कि जो आपका आंकड़ा है पहले से ही सेट करके रखा गया है अवरोही क्रम में या आरोही क्रम में, दोनों में सेम उत्तर आएगा। तो मैं अवरोही क्रम में मतलब घट्टे हुए क्रम में लिख देता हूं। तो मैं इसको समझाने के लिए बस आपको मैं दोनों छोरों पे बहुत ही बड़ी वैल्यू ले देता हूं। देखिए ये कोई आपका आंकड़ा है अवरोही क्रम में। अब आप देखिए इसका कुछ माध्य आएगा, तो जब आप माध्य जोड़ेंगे तो आप देखिए इतनी बड़ी वैल्यू है। इतनी बड़ी वैल्यू जब माध्य में जुड़ेगी तो माध्य बहुत ज्यादा आएगा। मैं इसको करके नहीं दिखा रहा हूं कितना आएगा, लेकिन आप जानिए माध्य ज्यादा आएगा। अब आप क्या काम करिए, दोनों छोरों से प्रेक्षण हटा लीजिए। तो राइट छोर से, लेफ्ट छोर से और राइट छोर से आप हटा लीजिए। सोचिए इतनी बड़ी वैल्यू गायब हुई तो आपका माध्य बदल नहीं जाएगा? तो आपका माध्य बदल जाएगा। तो पहले बहुत कम माध्य हो जाएगा। देखिए माध्य आपका बहुत बड़ी वैल्यू थी तो माध्य बदल जाएगा। तो हमें ये मैंने बड़ी वैल्यू क्यों ली, हमें ऐसा करना है कि हमें देखना परिवर्तन होगा कि नहीं होगा। तो हम ऑप्शन को पिक करते हैं कैसे हम गलत करें। हमें ऐसा आप एग्जाम्पल लेना है कि उसमें ये चीज चेंज हो जाए। एक भी एग्जाम्पल में चेंज हो जाएगा तो हमेशा हम कह देंगे हमेशा सेम नहीं रहता, तो चेंज हो सकता है। मान लीजिए कोई आंकड़ा है अवरोही क्रम में, समझिए इस चीज को बस। अभी इसका बहुलक क्या है? अभी इसका बहुलक अगर हम कहें तो बहुलक 4 बार ये है, इसका बहुलक है 4। अभी इसका बहुलक 4 है क्योंकि सबसे ज्यादा 4 आया है। लेकिन अगर मैं दोनों छोरों से एक एक कम कर देता हूं, हमें लेफ्ट छोर और राइट छोर से कम करना है, कम कर दिया और जैसे ही कम किया तो आप देखिए यहाँ पे आप बहुलक जो है 4 नहीं होगा क्योंकि ये भी 4 बार है और ये भी 4 बार है। समझिए इस चीज को, यानी कि अब बहुलक हम नहीं बता सकते। 4 भी है और 2 भी है, यानी कि ये भी 4 बार आया है, ये भी 4 बार आया है, तो बहुलक नहीं बता सकते। अवरोही क्रम में तो मैं समझाने के लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल नहीं लेता। 6 3 2 1 या मैं लिखता हूं 9 8 7 6 5 4 3 2 3 3 6 2 8 1 9। अब देखिए यहां पर मैंने सम संख्या लिया है, यहां पे मैंने विषम संख्या लिया है। अच्छा इसका माध्य बताइए आप, माध्य क्या होता था? बीच वाले को अगर इवन है तो बीच वाले जोड़ के आधा कर दीजिए। तो 3 2 5 जोड़ के आधा करेंगे तो 2.5। यहाँ पे है माध्य 2.5। समझिए इस चीज को, माध्य क्या है 2.5। यहाँ पे जो माध्य क्या है वो है 2.5। अच्छा अब मैं क्या करता हूं, मैंने 2 एग्जाम्पल लिए। एक में नंबर आप जो है सम है, एक में विषम है। अगर मैं राइट वाला मिटा दूं और लेफ्ट वाला मिटा दूं तो इसका माध्यिका क्या बदल गया? तो देखिए अब भी इसका माध्यिका 2.5 ही है। अब भी इसका माध्यिका 2.5 ही है, तो माध्यिका नहीं बदला। ये तो हो गया सम जब आप लेते हैं। अब विषम वाले देख लेते हैं। तो अभी इसका अगर आप माध्यिका देखेंगे तो 3 इधर से 3 इधर से, 4 इधर से 4 इधर से, ये 5। तो इसका माध्यिका अभी कितना है? 5। अब क्या कर रहे हैं आप, दोनों छोरों से प्रेक्षण हटाते हैं। अब आप जब दोनों छोरों से प्रेक्षण हटाएंगे तो एक इधर से हटा देंगे, एक इधर से हटा लेंगे। और जैसे ही आपने हटाया तो आप देखिए अब इसमें नंबर आप जो बचे 4 3 7, 3 इधर से 3 इधर से, बीच में क्या बचा 5। तो अब भी इसका माध्यिका क्या है? 5 ही है, यानी कि माध्यिका नहीं बदलेगा। हमारा माध्य बदल जाता था, बहुलक बदल जाता था, लेकिन माध्यिका नहीं बदलेगा किसी भी कीमत पे। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। किसमें परिवर्तन होगा? तो आपका माध्य और बहुलक में परिवर्तन होगा, लेकिन माध्यिका में नहीं। बहुत ही अच्छा सवाल था ये। तो अगला सवाल देखिए, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को सभी फलकों पे रंग लगाया जाता है। यदि इसमें 1 सेंटीमीटर वाले घनों में काटा जाए तो 1 सेंटीमीटर वाले कितने घनों में केवल एक ही फलक पर रंग होगा? यानी कोई घन है 5 सेंटीमीटर भुजा वाला, उसको रंगा जाता है, उसके बाद उसको 1 सेंटीमीटर वाले क्यूब वाले घन में काट लिया जाता है। तो पूछा है उसकी कितने फलक पे एक ही रंग होगा।
तो आपको पता है घन में 6 फलक होते हैं, 4 साइड में, एक ऊपर एक नीचे। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर। जब एक ही फलक पूछे, ध्यान समझिए, जब एक ही फलक पूछे और 1 सेंटीमीटर क्यूब में घन को काट रहा हो, तो यहां देखिए 6 इंटू n क्या है, भुजा, भुजा की लंबाई, भुजा कितने सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर है, तो n की जाएगी 5, तो 5 - 2 का स्क्वायर। यहाँ देखिए 6, अच्छा 5 - 2 यानी 3 का स्क्वायर मतलब 9, तो 9 × 6 = 54। तो 54 ऐसे घन होंगे जिनके ऊपर एक ही कलर, एक ही फलक पे रंग होगा। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो अगला सवाल देखिए, पंचभुज के अंतःकोणों का योग ज्ञात करना है। तो आप जाइए n भुजा वाले किसी भी बहुभुज का, n भुजा वाले किसी बहुभुज का अंतःकोणों का योग होता है n-2 इंटू पाई। पाई मतलब होता है 180 डिग्री। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे पंचभुज मतलब n बराबर 5। तो यहाँ पे देखिए 5 - 2 गुणे पाई मतलब 180, तो 5 में से 2 गया 3 गुणे 180, तो 18 × 54 हो जाएगा 540 डिग्री। यही आपका आंसर है। तो अगला सवाल देखिए, एक खंबे का 4/7 भाग कीचड़ में है। जब धसे हुए भाग का 1/3 भाग बाहर निकाला जाता है तो पाया जाता है कि 8 मीटर नाप का खंबा अभी भी कीचड़ में है। तो खंबे की पूरी माप बताइए। तो सवाल कर रहा है, मान लीजिए खंबे की पूरी माप x है, ध्यान समझिए, पूरी माप x है, तो कह रहा है जो खंबे में एक 4/7 भाग है वो कीचड़ में है। अब क्या करें, इस धसे हुए भाग का 1/3 भाग बाहर निकाला जाता है। तो आप इसका 1/3 भाग बाहर निकाल लीजिए। जब इसका 1/3 भाग बाहर निकाल लेंगे तो पाया जाता है कि खंबे का 8 मीटर नाप अभी भी कीचड़ में है। अच्छा ये बताइए, पहले खंबा कितना धसा था, x × 4/7, आपने निकाला कितना, उसका 1/3, तो कितना बच गया, आपने 1/3 निकाला तो कितना बचा, 2/3 बच गया ना, 2/3 बच गया। समझिए खंबा था ये कोई, समझिए ये कीचड़ था। तो कह रहा है कि यहाँ पे 4/7 भाग धसा है, कह रहा है कि इसका धसे हुए भाग का 1/3 भाग बाहर निकाला। अच्छा जब आप 1/3 भाग बाहर निकालेंगे तो बचा कितना अंदर, तो इसका 2/3 भाग ही तो बचा। तो यानी कि इसका 2/3 भाग बचा। यही किसके का हो जाएगा, 8 मीटर के। समझिए इस चीज को, हमने क्या किया, नहीं तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसका हो जाएगा x × 4/7 माइनस x × 4/7 इंटू 1/3। ये क्या था, धसा हुआ भाग था। ये क्या, आपने जो भाग बाहर निकाल लिया, बचा कितना, तो आप इसमें में से ये माइनस कर देंगे तो आपका ये आ जाएगा। लेकिन अगर आपको समझना है किसी चीज का आपने 1/3 बाहर निकाल लिया तो वहां शेष कितना बचा, उसका 2/3 तो शेष बचा। या तो आप यहां समझ सकते हैं इसका 2/3 तो कीचड़ में रह गया और वही क्या दिया है, 8 मीटर के। तो यहां देखिए आप सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे 4 दूनी 8 कैंसिल हो जाएगा और 7 × 21, x बराबर हो जाएगा 21 मीटर। यही आपका आंसर है, ऑप्शन बी। मैंने आपको बताया या तो आप सीधे सीधे लाइन लिख दीजिए, क्योंकि उस धसा हुए भाग का 1/3 भाग बाहर निकाला तो बचा कितना, उसका 2/3। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप ये समझिए, पहले खंबा 4/7 भाग धसा था तो ये हो गया पूरा जो कीचड़ में है। आपने कितना भाग बाहर निकाला, 1/3, तो आपने x का 4/7 का 1/3 भाग बाहर निकाल लिया। तो कीचड़ में कितना था, तो कीचड़ में था इतना, अब कितना बचा, इतना जब बाहर निकाल गया तो हम इसमें से माइनस कर देंगे तो जितना कीचड़ में बचा तो आपका बच जाएगा, ये आप माइनस कर देंगे। जब माइनस करेंगे तो x × 4/7 कॉमन आ जाएगा, तो x × 4/7 कॉमन ले लेंगे, यहाँ हो जाएगा 1 - 1/3। तो 1 - 1/3 देखिए यही अब क्या आ जाएगा, x × 4/7, ये 1 - 1/3 2/3। तो आपका यही चीज यहाँ मैंने डायरेक्ट लिख दिया। तो अगला सवाल देखिए, मैंने सवाल को शॉर्ट में लिख दिया है। तो A और B मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर लेते हैं, B और C मिलकर किसी काम को, उसी काम को 15 दिन में कर लेते हैं, और A और C मिलकर उसी काम को 20 दिन में कर लेते हैं। तो आपसे पूछा है A अकेले उस काम को कितने दिन में कर लेगा।
तो आप देखिए यहाँ पे आप 3 बना लीजिए पहले, यहाँ लिखिए a प्लस बी, यहाँ लिखिए b प्लस सी, यहाँ लिखिए c प्लस ए। तो यहाँ पे लिखिए a प्लस बी है 12 दिन, b प्लस सी है 15 दिन और a प्लस सी है 20 दिन। तो आप इनका एलसीएम लीजिए 12, 15, 20 का तो आ जाएगा 180 दिन। फिर आप क्या करिए 12 को 180 से भाग दीजिए, तो 12 को 180 से भाग देंगे तो आपका आएगा 15, 15 को 180 से भाग देंगे तो आपका आएगा 12, अब 20 को 180 से भाग देंगे तो आपका आएगा 9। तो आप देखिए आपसे पूछा है ए अकेला किस दिन कर लेगा। तो यहां समझिए अगर मैं इन सबको जोड़ दूं, अगर मैं इन सबको जोड़ दूं तो आप देखिए यहाँ पे 15 12 हो जाएगा 27 और प्लस 9 36। अच्छा जो 36 आया ये 36 हमारा ए बी सी का नहीं आया, ये ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस, यानी कि 2 टाइम ए प्लस बी प्लस सी आ गया। ध्यान समझिए यहाँ पे ए बी सी नहीं है, यहाँ पे ए प्लस बी है, यानी कि दो बार आ गया, यानी कि दोनों का आया 36। तो अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी का निकालूं तो बटे 2 हो जाएगा, तो आ जाएगा 18, 18 आ गया। ये आ गया ए प्लस बी प्लस सी का। हमसे पूछा किसका है, केवल ए का, तो ए का आप क्या करिए बी प्लस सी माइनस कर दीजिए। तो आपका देखिए ए प्लस बी प्लस सी आ गया 18 दिन। हमको चाहिए किसका, ए का, तो ए का देखिए आप क्या करिए बी प्लस सी का आप माइनस कर दीजिए। तो b प्लस सी कितना काम कर रहे हैं 12, तो 18 में से 12 निकाल लेंगे तो केवल एक आ जाएगा, तो एक का काम बचेगा 6 का। तो आप 180 से 6 को डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 30 दिन। यही आपका आंसर है। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको बेसिक से बता देता हूँ। ये ट्रिक है, मतलब अगर आपने पहली बार देखा तो आपको शायद समझ में ना आए, तो इसका मैं बेसिक से बता दे रहा हूँ आपको, बेसिक से ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा आप लोगों को। देखिए एकदम बेसिक चलते हैं, ए बी मिलकर 12 दिन में करते हैं, तो 12 दिन में पूरा काम कर लेते हैं, तो एक दिन कितना काम करेंगे, तो आप लिखिए 1/a प्लस 1/b। एक दिन काम कितना करेंगे, अगर 12 दिन में पूरा करते हैं तो एक दिन में 1/12। ऐसे मैं 1/b प्लस 1/c निकालूंगा, एक दिन का काम तो आएगा 1/15। ऐसे मैं 1/c प्लस 1/a का एक दिन काम निकालूंगा तो आएगा 1/20। अगर मैं इनको ऐड कर दूं, जब मैं ऐड करूंगा देखिए 1/a 2 बार है, 1/b भी 2 बार है, 1/c भी 2 बार है, तो हमारा हो जाएगा 2 टाइम्स 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इक्वल टू 1/12 धन 1/15 धन 1/20। अच्छा यहाँ समझिए 12, 15, 20 का एलसीएम हो जाएगा 180, तो 12 यहाँ हो जाएगा 15, 15 बराबर 180, यहाँ से आ जाएगा 36/180। और यहाँ क्या है 2 टाइम्स 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। ये 2 से यहाँ 18 कैंसिल हो जाएगा, 18 धर्मा 180, तो यहाँ देखिए आपका आएगा 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इक्वल टू 1/10। ये तीनों मिलके एक काम को कितने दिन कर लेते हैं, 10 दिन में, और एक दिन का काम आ गया। और यहाँ पे देखिए b प्लस, हमें b प्लस सी क्यों चाहिए, क्योंकि a का पूछा है, तो हम b प्लस सी का काम घटा देते हैं। यहाँ पे मैं 1/b प्लस 1/c को 1/15 से रिप्लेस कर देता हूँ, तो मैं यहाँ 1/15 लिख देता हूँ, उधर जाएगा तो हो जाएगा -1/15। तो यहाँ देखिए एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 30, 10 पे 30, 15 दूना 30, तो 1/a, तो यहाँ से हो जाएगा 1/30, 3 में से 2 गया तो 1, तो ए का एक दिन का काम आ गया 1/30, तो एक कितने दिन काम कर देगा 30 दिन में। यही आपका आंसर है। ये था बेसिक तरीका, दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। आपको इस भिन्न का मसा बताना है। तो आपको पता है भिन्न का मसा होता है अंश का मस अपान हर का लस। तो अंश का मसा देखिए 14 3 42, और ये 14 से ही कट रहा है, लेकिन 7 से कट जा रहा है, 7 दूनी 14, 7 6 42, 7 3 21, तो इसका अंश का मसा आ गया 7, और हर का आप ले लीजिए लस है। तो यहाँ देखिए 11 3 33, 11 5 55, 11 दूनी 22, तो इसका लस हो जाएगा 11 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 2। यहाँ देखिए 7/5, 5 दूनी 10, 11 3 33 गुणे 10, तो यहाँ से आएगा 7/330। ऊपर वाले का मस है, नीचे वाले का लस है, यही भिन्न के मसा का फार्मूला है। अगला सवाल देखिए 7 + 2√10, इसका वर्गमूल बताना है। मैंने आपको बताया वर्ग पूछे चाहे वर्गमूल पूछे, आपको हमेशा 2ab पे फोकस करना है। 2ab सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है। तो यहाँ पे देखिए हमको 2ab जैसा दिख रहा है,
तो हम इसको ले लेते हैं 2। अच्छा ये तो 10 है, अगर मैं इसको √10 × 1 लिख दूं तो A 10 हो गया, B 1 हो गया, तो √10 × √1। लेकिन हम इसका स्क्वायर कर ऐड करेंगे तो हमारा 7 नहीं मिलेगा, तो हमें कुछ और देखना होगा। तो हम देख रहे हैं अगर मैं √5 × √2 लिख दूं तो हमारा 2AB। अच्छा मैं इसका स्क्वायर करता हूं, हमें A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर भी तो करना है, तो A स्क्वायर 5 B स्क्वायर 2, इनका योग 7 आएगा, तो यहाँ 7 है, तो यहाँ से हमें साफ साफ मिल गया, ये हो गया √5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। अच्छा इसका हम करेंगे तो ये हो जाएगा √5 प्लस √2 का स्क्वायर। ये आ गया इसका स्क्वायर, लेकिन हमें क्या करना है, इसका वर्गमूल फाइंड करना है। इसका वर्गमूल फाइंड करना है तो हम इसको अंडर रूट लगा देंगे, और जैसे ही अंडर रूट लगाएंगे तो हमारा आ जाएगा √5 प्लस √2। यही आपका आंसर है, इसका वर्गमूल हो जाएगा √5 प्लस √2। तो अगला सवाल देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा उभयनिष्ठ है। एक त्रिभुज का साइन है, यदि त्रिभुज की एक भुजा 4/3 सेंटीमीटर है तो इस आकृति का परिमाप बताइए। बहुत ही अच्छा सवाल है, इसमें आपका 2-3 नॉलेज चेक हो जाता है। तो आप कोई भी सिंपल वर्ग बना लीजिए और कराई एक भुजा उभयनिष्ठ है तो आप एक भुजा उभयनिष्ठ कर दीजिए और त्रिभुज बना लीजिए। तो कराए त्रिभुज जो है समबाहु त्रिभुज है और उसकी एक भुजा दिया है। अच्छा समबाहु त्रिभुज प्रॉपर्टी है कि उसकी सारी भुजाएं सेम होती हैं, तो त्रिभुज की एक भुजा 4/3 है, इसका मतलब त्रिभुज की सारी भुजा 4/3 होगी। अच्छा त्रिभुज की सारी भुजा 4/3 होगी, मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूं आपको समझने के लिए। तो अगर ये थोड़ा बनाने में अजीब लग रहा है लेकिन कुछ, अरे मैं थोड़ा अच्छा बना देता हूं। ये त्रिभुज कुछ ऐसा नहीं बनेगा क्योंकि आपको ये परपेंडिकुलर दिखाना पड़ेगा। ये कुछ डायग्राम बनेगा इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, ये ज्यादा अच्छा डायग्राम बन पाएगा क्योंकि यहाँ पे ये समबाहु त्रिभुज होगा, ये वर्ग हो गया। अच्छा समबाहु त्रिभुज सारी भुजा सेम होती है, अगर ये 4/3 हो गया तो ये भी 4/3 हो गया और ये भी 4/3 हो गया क्योंकि समबाहु त्रिभुज की सारी भुजाएं सेम होती हैं। अच्छा ये वर्ग है, वर्ग की भी सारी भुजाएं सेम होती हैं, तो अगर वर्ग की एक भुजा 4/3 हो गई तो ये भी 4/3, ये भी 4/3, ये भी 4/3। तो आप देखिए समबाहु त्रिभुज की सारी भुजाएं सेम, वर्ग की सारी भुजाएं सेम, तो उस त्रिभुज की एक भुजा दिया था उससे हमने इस आकृति के सारे भुजाएं निकाल ली। अच्छा आपसे पूछा है आकृति का परिमाप, तो आप पहले परिमाप का मतलब समझिए। ये कोई वर्ग है, ये कोई आयत है, ये कोई गोला है, वृत्त है, और ये कोई आपका त्रिभुज है। इसका परिमाप होता है बाहर वाली भुजाओं का योग, बाहर वाली भुजाओं का योग परिमाप होता है। अच्छा मैं इसके अंदर कोई सर्किल रख दूं और मैं पूछूं इस आकृति का परिमाप बताइए, तो भी इसका आकृति हो जाएगा, यही वर्ग का परिमाप हो जाएगा क्योंकि बाहर वाली भुजाओं का योग होता है। अंदर क्या उससे क्या मतलब पड़ता है। मैं यहाँ पे कोई त्रिभुज बना दूं, अब मैं पूछूं इस आकृति का, तब भी आप बोलेंगे ये आयत का ही परिमाप हो जाएगा। सर्किल के अंदर मैं त्रिभुज, स्क्वायर, रेक्टेंगल सब बना दूं, अब पूछूं इसका आकृति बताइए, इसका आकृति का परिमाप, तो ये सर्किल का परिमाप यानी 2πr ही हो जाएगा। त्रिभुज के अंदर मैं कुछ भी बनाऊं, इस त्रिभुज का परिमाप जो होगा भुजाओं का योग, इसके अंदर सर्किल बना दूं, स्क्वायर बना दूं, तो भी इसका परिमाप यही होगा। तो इस क्वेश्चन क्या हो रहा है, स्क्वायर है, स्क्वायर है और स्क्वायर से एक उभयनिष्ठ समबाहु त्रिभुज जुड़ा हुआ है उभयनिष्ठ भुजा के साथ, और आपसे पूछा इस आकृति का परिमाप। तो आप देखिए यहाँ भुजाएं जो बाहर बाहर हैं 1 2 3 4 5, इस भुजा को हम काउंट नहीं करेंगे, केवल इन 5 भुजाओं को काउंट करेंगे। तो 5, एक भुजा का लंबाई दिया 4/3, 4/3, यहाँ से 5 चौक 20/3, यहाँ देखिए 3 सही 3 छक 18 सही 2/3, तो 6 सही 2/3 सेंटीमीटर आपका परिमाप आ जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो परिमाप का मतलब समझना बहुत जरूरी था, बहुत ही अच्छा सवाल था ये। तो अगला सवाल देखिए, आपको बताना है चारों ऑप्शन में से कौन सा 99 से विभाजित हो जाएगा। तो 99 का मतलब होता है 11 × 9, यानी कि 11 से विभाजित हो, 9 से विभाजित हो। तो आप सबसे पहले 11 से विभाजन नियम क्या है कि ऑड प्लेस वाले मतलब विषम स्थानों वाले संख्याओं का योग और सम प्लेस वाले संख्याओं का योग का अंतर अगर 11 से विभाजित है तो संख्या भी 11 से विभाजित हो जाएगी। सबसे पहले 11 से विभाजन का नियम चेक कर लेते हैं। 11 से यहाँ देखिए
5 3 8 9 और देखिए 4 4 8 9, तो 9 माइनस 9 यहाँ से आ गया 0। तो देखिए ये 11 विभाजित है, हाँ ये संख्या 11 विभाजित है। अब हम 9 से विभाजित का चेक कर लेते हैं। तो 9 से विभाजित का नियम क्या था, पूरी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। यहाँ देखिए 4 5 6 3 9 4 13 5 18, 18 मतलब हो गया 19, तो अंकों का योग है 18। तो 18 9 से विभाजित है, या इसका डिजिटल सम 9 से विभाजित है, तो ये संख्या भी 9 से विभाजित है। 11 से विभाजित था, 9 से विभाजित था, तो ये संख्या 99 से विभाजित हो जाएगा। हम ऐसा नहीं है, हम तीनों ऑप्शन चेक कर लेते हैं, आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ देखिए ये 11 विभाजित है, देखिए 6 4 10 7 17 3 20 माइनस 2 5 7, 20 में 7 गया 13, 13 11 विभाजित है नहीं, तुम्हें आगे चेक करना है नहीं। यहाँ देखिए 4 2 6 6 1 7, 4 2 6 7, यहाँ देखिए 6 3 9 9 9 18, तो देखिए 7 में से 18 गया तो आ गया 11। तो देखिए 11 11 से विभाजित है, तो ये संख्या 11 से विभाजित है। अच्छा 9 से विभाजित है, अंकों को देखिए 9 1 10 3 13 4 17 है, 2 19 6 25, 25 9 से विभाजित है नहीं, तो ये 11 से तो विभाजित था लेकिन 9 से नहीं था, तो मतलब ये 99 से विभाजित नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए 7 2 9 3 12 12 9 5 14 1 15, 12 में 15 का तो आपका आ गया 3, 3 आपका 11 से विभाजित है नहीं विभाजित है, तो ये संख्या 11 से विभाजित नहीं है। हमें चेक ही नहीं करना है, एक से विभाजित नहीं हुआ, अगर इन दोनों में से किसी से विभाजित नहीं हुआ तो 99 से विभाजित नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 10 की पावर 3x = 125 हो तो 10 की पावर -2x का मान बताइए। तो ये बहुत ही अच्छा सवाल है, ये सवाल ऑप्शन से ही होगा, क्योंकि यहाँ पे 10 की पावर 3x को 125 को हम 10 की पावर में बना ही नहीं पा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, 10 की पावर 3x है, तो यहाँ पे देखिए 125, इसको मैं 5 की पावर 3 लिख सकता हूँ। फिर मैं क्या करता हूँ, 10 की पावर 3x को 10 की पावर x गुणे 10 की पावर x गुणे 10 की पावर x लिख लेता हूँ। यहाँ पे देखिए 5 की पावर 3 है, तो इसको 5 गुणे 5 गुणे 5 लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे जो है, मैं इस सवाल के ऑप्शन की वजह से मैं मानूंगा कि एक 10 की पावर x जो होगा वो 5 के इक्वल होगा, तो 10 की पावर x = 5 हो जाएगा। ऐसा आप मानिए, एक 10 की पावर x = 5, एक 10 की पावर x = 5, एक 10 की पावर x = 5। अब आप क्या करिए, आपसे पूछा 10 की पावर -2x, यानी कि 1/10 की पावर 2x, 10 की पावर -2x को मैं लिख सकता हूँ 1/10 की पावर 2x, 10 की पावर 2x हो जाएगा 5 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 की पावर 25। तो आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। 16,075 में किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 167 और शेष 43 प्राप्त होता है, तो भाजक बताइए। तो आपने पढ़ा है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल = आपकी वो संख्या जिसमें आप भाग दे रहे हैं। तो आप देखिए, मैं मान लू भाजक x है, तो भाजक x है, तो x गुणे 167 प्लस 43 = 16,075। अब 43 सुधर जाएगा, तो हो जाएगा x गुणे 167 167 बराबर 16,075 माइनस 43, यहाँ से कट जाएगा तो हो जाएगा 16,000, 5 में 2 गया 3 गया 2, 7 में 4 गया 3, तो 16,032। अब मैं यहाँ x निकालू तो x हो जाएगा 16,032 में 167। अब आप देखिए ये, यानी कि अब ये संख्या जो होगी 167 से पूरी पूरी कटनी चाहिए। अगर कटनी चाहिए तो आप देखिए ये 6 1 7 3 10 2 12, इसका समय 12 3 से कट जाएगा। अगर 12 3 से कट जाएगा, यानी कि अब ये 3 से कट रहा है, तो 7 6 13 14, 14 3 से नहीं कट रहा है, 12 3 से कट रहा है, यानी कि जो हमारा इससे कटने पर जो संख्या आएगी वो संख्या 3 से कटनी चाहिए, क्योंकि 12 3 से कट रहा है, मतलब वो संख्या 3 से कटेगी। तो यहाँ देखिए 7 6 13, 13 3 से नहीं कट रहा है, 8 14 ये भी नहीं कट रहा है, 9 6 15 ये कट रहा है, 6 5 11 ये भी नहीं कट रहा, तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि ये 100 गुना करें, अगर हम इसका 100 टाइम्स ले जाएं, तो यानी कि ये हो जाएगा 16,700, और 16,700 के करीब ही है 16,032, तो ये करीब करीब जो हमारा उत्तर आएगा वो 100 के करीब होना चाहिए। तो 100 के करीब देखिए आपका 76 तो बिल्कुल नहीं है, 56 तो बिल्कुल नहीं है, आप 86 को मान सकते हैं, लेकिन आप देखिए कितने का अंतर है,
16,032 16,700 बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। तो क्या 186 में बहुत अंतर है? यही आपका ऑप्शन सही है, वरना आप सीधे भाग दे दीजिए। तो आप देखिए अगर मैं भाग दूं तो यहाँ पे आप जाएगा 96। आप भाग देखिए, चेक कर लीजिएगा। डिजिटल सम से भी देख सकते हैं आप। अगर मैं इसका डिजिटल सम देखूं तो ये देखिए इसका डिजिटल सम हो जाएगा 6 1 7 3 10 2 12। 12 का डिजिटल सम हो जाएगा 3। नीचे कितना है? 7 6 13 14। 14 का डिजिटल सम 5। अब 5 को अगर हमें 1 बनाना है तो मैं 5 को किस नंबर से गुणा करूं? तो मैं क्या करता हूं, नीचे 2 से ऊपर 2 से गुणा कर दूं तो हो जाएगा 6/10। 10 का डिजिटल सम 1। तो यानी कि पूरे भाग का डिजिटल सम कितना है? 6। तो x का डिजिटल सम कितना आना चाहिए? 6। तो आप देखिए 7 6 13। 13 का डिजिटल सम 4। तो ये भी आपसे गलत हो गया। 8 14। 14 का डिजिटल सम 5। ये भी गलत हो गया। 9 6 15। 15 मतलब 5 1 6। डिजिटल सम 6। ये आपका ऑप्शन सही हो गया। लेकिन आप यहाँ पे चेक करेंगे 6 5 11। 11 का मतलब डिजिटल सम 2। ये भी आपका ऑप्शन गलत हो गया। तो आपने डिजिटल सम से चेक कर लिया। दूसरा आपने यहाँ पे 3 के मल्टीपल से भी चेक कर लिया। तो आपका ऑप्शन सी सही हो गया। या तो आपको नहीं ये सब समझ में आता तो आप सीधे भाग करके चेक कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए, 50 से छोटे धन पूर्णांकों में अभाज्य संख्या कितनी है? तो यहाँ आपको काउंट करना है, इसका कोई ट्रिक नहीं है। तो आप देखिए अभाज्य संख्या काउंट करना शुरू करिए। देखिए आप 1 से काउंट मत करिएगा, एक अभाज्य आपका नहीं है। 2 3 5 7 9 नहीं है, 11 13 15 नहीं है, 17 19 21 नहीं है, 23 25 नहीं है, 27 नहीं है, 29 30 31 है आपका, 33 नहीं है, 35 नहीं है, 37 39 नहीं है, 41 43 45 47 47 आपका है। तो आप काउंट कर लिए 3 3 6 3 9 3 12 3 15। तो आपके ऐसे 15 भाज्य संख्या है 50 से कम। तो आप एक दो चीजें याद कर लीजिए, 50 से छोटे धन पूर्णांक और 100 से छोटे, ये दो पूछ लेता है, किसी कोई ट्रिक नहीं है। दूसरा क्वेश्चन था पाई क्या है? तो पाई आपका एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत रिपीट होता है ये भी। तो अगला सवाल देखिए, दो संख्याओं में बड़ी संख्या का 2 गुना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज्यादा है तथा बड़ी संख्या का 4 गुना छोटी संख्या के 3 गुणों का योग 71 है। तो आप संख्याएं बतानी है। तो आप देखिए, मान लीजिए बड़ी संख्या है x, छोटी संख्या है y। तो बड़ी संख्या का 2 गुना यानी 2x इक्वल किसके है? छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज्यादा है। तो 5 गुने से 3 ज्यादा कर दीजिए। दूसरा क्या कर रहा है, छोटी संख्या का बड़ी संख्या का 4 गुना और छोटी संख्या का 3 गुना का योग 71 है। तो यहां देखिए 2x की वैल्यू है 5y प्लस 3। 4x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10y प्लस 6। ध्यान रख दीजिए 10y प्लस 6 बराबर प्लस 3y बराबर 71। तो यहाँ देखिए 3 और 10 हो जाएगा 13y और 71 में 6 गया तो आपका हो जाएगा 65। y की वैल्यू आ जाएगी 13 5 65। तो y की वैल्यू 5 आ गई। जब y की वैल्यू 5 रखेंगे 2x की वैल्यू हो जाएगी 25 3 28। x की वैल्यू हो जाएगी 14। तो आपकी संख्या 14 और 5। हमने x y माना था तो 14 और 5 आ जाएंगी आपकी संख्याएं। अगला सवाल देखिए, कह रहा है वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। यदि वर्ग की भुजा 8 सेंटीमीटर है तो आयत की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, तो आयत की चौड़ाई बताइए। तो यहाँ पे आपको सीधे फार्मूला लग देना है क्षेत्रफल का। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई है 16, चौड़ाई आपसे पूछा है। तो यहाँ देखिए 8 इंटू 8। तो यहाँ देखिए 8 दूनी 16, 2 चौक 8, चौड़ाई कितनी आ जाएगी? 4 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर है। तो चौड़ाई आपकी आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। अगला सवाल देखिए, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है तो लाभ हानि प्रतिशत बताइए। तो यहाँ पे आप देखिए क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है। तो अगर हम क्रय मूल्य अब विक्रय मूल्य लिख लें तो हमें पता है विक्रय मूल्य अगर x मानू तो क्रय मूल्य ऑटोमेटिक 3/2 x हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्रय मूल्य ज्यादा है कि विक्रय मूल्य? तो अगर क्रय मूल्य ज्यादा है तो हमें लाभ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, हमेशा हानि होगा। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा दीजिए। आप लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला जानते हैं, विक्रय माइनस क्रय अपान क्रय मूल्य गुणे 100। यही आपका लाभ प्रतिशत है। अच्छा अगर लाभ प्रतिशत माइनस में आ गया यानी कि वो हानि हो जाएगा। तो मैं यहाँ लाभ या हानि प्रतिशत लिख देता हूँ।
आपको पता चल गया हानि होगा, लेकिन फॉर्मूला लगाते विक्रय माइनस क्रय अपॉन क्रय। अगर ये प्लस में आया तो लाभ, माइनस में आया तो हानि। तो विक्रय मूल्य आपका x, क्रय मूल्य 3/2x, क्रय मूल्य 3/2x गुणे 100। ध्यान देखिए यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो जाएगा -x/2 और नीचे है 3/2x गुणे 100। ध्यान देखिए x कैंसिल हो गया, 1/2 कैंसिल हो गया, बचा -100/3। ध्यान देखिए 33 सही 1/3%। अच्छा माइनस आया, इसका मतलब हानि। और वैसे भी हमको पता चल गया था हानि ही होगा क्योंकि आपका क्रय मूल्य ज्यादा था। 1,21,012 को 12 से भाग देना है, आपको शेषफल बताना है तो आप सीधे भाग दे दीजिए। इसका कोई ट्रिक नहीं, ट्रिक ये है कि आप 3 से भाग दीजिए, 4 से भाग दीजिए, देखिए आपका शेषफल क्या आता है, वही इसका शेषफल हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखिए 12, तो यहाँ देखिए 12 कम 12, फिर यहाँ पे 12 नहीं जाएगा तो हम 2 अंक उतारेंगे, तो 2 अंक उतारेंगे 0 बढ़ा देंगे, फिर भी 12 नहीं जाएगा, फिर हम 1 अंक उतारेंगे 101, तो 1 0 और बढ़ा देंगे, तो 101 में 12 भाग दीजिए, 12 थे 96, तो में से 101 गया तो बचा 5, 52 में आप 12 भाग में 5 का 48, तो आपका 4 शेष बच गया, तो आपका 4 शेष बचेगा। आप सीधे भाग दीजिए 12 से, आप कोई सोचिए मत ट्रिक के बारे में। तो देखिए इस सवाल का आपको इकाई अंक बताना है, तो इकाई अंक क्या करेंगे, आप इकाई अंकों का गुणा कर लेंगे बस। यहाँ देखिए 8 छंग 48, 48 का इकाई अंक हो जाएगा 8। यहाँ देखिए 9 दूनी 18, 18 का इकाई अंक हो जाएगा 18 का इकाई अंक 8। यानी फिर से आप 8 गुणे याद करिए 64, 64 का इकाई अंक 4, तो इकाई अंक इस पूरे का आ जाएगा 4। यही आपका आंसर है। अगला सवाल देखिए 5, 7, 7, 8 आंकड़ों का माध्य दिया है और आपसे माध्य क्या पूछा है। तो आप देखिए हमें x निकालना पड़ेगा, तो आप इन सबका सम करिए, बटे जितनी संख्याएं उनसे डिवाइड करिए तो माध्य आ जाएगा। तो इसका सम करिए 7 5 12, 12 7 19, 19 7 27, 5 32, 4 36, 3 39, 41 2 42 प्लस x, 42 प्लस x। संख्याएं कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बटे 10। इसका कितना दिया है माध्य हो गया 4.5, तो 10 हो जाएगा 45, तो 42 प्लस x बराबर 45, तो x बराबर आ गया 3, यानी कि x वैल्यू है 3। और आपसे माध्य क्या पूछा है, तो जब भी माध्य क्या पूछे तो आपको अवरोही या आरोही क्रम में लिखना है। ये गलती आप मत करिएगा, पहले आप अवरोही आरोही क्रम में लिख लीजिए। तो यहां से आप देखिए 1 2, फिर आप देखिए 3 यहाँ x की वैल्यू 3 यहाँ, तो 3 3, फिर आप देखिए 5 नहीं 4 5 5 2 बार है, फिर देखिए 7 7 और 8, तो आप देखिए 4 4 8 2 10। फिर आपसे माध्य क्या पूछा है, तो माध्य क्या देखिए आप 4 इधर से गायब कर दीजिए, 4 इधर से गायब कर दीजिए, 2 बचा, तो 2 का आप एवरेज ले लीजिए, 4 प्लस 5 बटे 2, तो यहाँ से हो जाएगा 4.5, यानी कि इस आंकड़े का माध्यिका भी 4.5 होगा, और माध्य तो 4.5 था ही। तो आपका एक सवाल था विचरण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय है दिया गया है, तो आपका उत्तर हो जाएगा R.A. फिशर का। तो ये सवाल मैंने नहीं लिखा, लेकिन आप जानते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन था कि सांख्यिकी में स्टैटिक्स में विचरण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय किसको दिया जाता है, तो आप इसका उत्तर देंगे R.A. फिशर का। विचरण मतलब वेरिएंस। तो अगला सवाल देखिए आपसे पूछा है DEF त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका आपको क्षेत्रफल बताना है ABC के क्षेत्रफल के टर्म में। तो आप देखिए ये जो त्रिभुज होता है, ये त्रिभुज ये त्रिभुज ये त्रिभुज, इन चारों त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है इक्वल होता है, और इस त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो अगर चारों इक्वल हैं और इसके इक्वल हैं तो एक का कितना हो जाएगा 1/4। तो जो आपका त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल होगा वो इक्वल हो जाएगा 1/4 ये बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो यही आपसे पूछा था, मैंने पूरा क्वेश्चन और आपसे नहीं लिखा है, लेकिन आपसे यही पूछा था। अगला सवाल देखिए समांतर माध्य, गुरुत्तर माध्य और ह्रातक माध्य में आपको संबंध बताना है, रिलेशन। तो आप हमेशा याद रखिए जो समांतर माध्य होगा वो गुरुत्तर माध्य से ज्यादा या इक्वल होगा, और गुरुत्तर माध्य होगा वो ह्रातक माध्य से ज्यादा या इक्वल होगा, यही आपका रिलेशन है। अच्छा अगर आपको नहीं याद हो रहा है तो आप अल्फाबेटली के ऑर्डर अगर आपको याद हो तो A के बाद ही G आता है, G के बाद ही H आता है, तो आप यहाँ ट्रिक से भी याद रखते हैं कि ये अल्फाबेटली ऑर्डर में ही है। अच्छा आप यहाँ पे देखिए
जो अर्थमेटिक मीन होता है दो नंबरों का a प्लस बी बाई टू, और जो आपका मतलब समांतर माध्य होता है दो, अगर ए बी कोई दो नंबर है उनका समांतर माध्य पूछे तो हो जाएगा a प्लस बी बाई टू, गुणोत्तर माध्य पूछे तो अंडर रूट ए बी, और अगर आपको हरात्मक माध्य पूछे तो 2ab अपान a प्लस बी। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये चीज? अच्छा है, सिर्फ एक ही कंडीशन है जब समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य इक्वल होंगे, जब ये दोनों संख्याएं एक ही हो। जब दोनों संख्याएं एक होंगे तब ये दोनों इक्वल होंगे। उसके अलावा क्या होगा? हमेशा a ग्रेटर देन g ग्रेटर देन h, अगर a हैज नॉट इक्वल टू b, अगर ये b इक्वल नहीं होंगे तो ये हमेशा ये होगा। आप एग्जांपल समझना तो समझ सकते हैं। तो अगर मैं 4 और 4 ले लूं, ध्यान समझिए, 4 और 4, तो 4 प्लस 4 बाई 2, तो एक वैल्यू आ जाएगी 4। अच्छा, 4 इंटू 4 का अंदर रूट करेंगे तो g की वैल्यू आ जाएगी 4। यहाँ देखिए 2 इंटू 4 इंटू 4, और 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 8। तो 4 नहीं आ तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो h भी आ जाएगा 4। तो आप देखिए आप इस केस पहुंच गए। लेकिन अगर हम कुछ और नंबर ले लेते हैं, दोनों अलग अलग नंबर ले लेते हैं, जैसे 9 और 4 ले लिए, और 9 और 4 लें तो आपका समांतर माध्य हो जाएगा a प्लस बी बाई टू, 9 प्लस 4 बाई टू, 13 बटा 2 मतलब 6.5। गुणोत्तर देखिए 9 इंटू 4 अंडर रूट में लेंगे, 36 का अंडर रूट हो जाएगा 6। हरात्मक माध्य देखिए 9 और 4 का 2 इंटू 9 इंटू 4 अपान 9 प्लस 4 हो जाएगा 13। तो 9 चौक 36 गुना 72, 72 बटा 13। यहाँ देखिए 13 पचे 65, 65 7 70, फिर जाएगा 13 पचे 65, 5.5 के करीब। तो यहाँ से आप देख रहे हैं समांतर माध्य ज्यादा है गुणोत्तर माध्य से, गुणोत्तर माध्य ज्यादा है हरात्मक माध्य से, तो आपका ये रिलेशन हो गया। तो याद रखिए हमेशा ये जीएस में यही संबंध होता है। अगर वो सवाल में दे दिया संख्याएं दोनों डिफरेंट हैं, संख्याएं अलग अलग हैं, तो ये रिलेशन नहीं होगा। तो आप लिखेंगे a ग्रेटर देन g ग्रेटर देन h। ये तो एक जनरल केस है, या तो इक्वल होंगे या तो ज्यादा होंगे। लेकिन अगर सवाल में दे दिया संख्याएं अलग अलग हैं तो आपका ऑप्शन ये सही होगा, न कि ये तभी कंडीशन ट्रू होगा जब दो संख्याएं सेम हो, तब ये इक्वल होते हैं, वरना कभी भी इक्वल नहीं होते हैं। तो ये आपके तीनों फार्मूले हैं। अगर एग्जाम में कभी दो संख्याएं देख के आपके हरात्मक, समांतर या गुणोत्तर मार्क पूछे तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। अगला सवाल देखिए, दो संख्याओं का अंतर 5 है और उनका गुणनफल 36 है, तो पूछा है व्युत्क्रमों का अंतर बताइए। तो मैंने आपको बताया था ट्रिक, अगर यहाँ पे अंतर गुणनफल देके आपको व्युत्क्रमों का अंतर पूछे तो आप अंतर बटे गुणनफल कर दीजिए, यही आपका आंसर है। अच्छा, यहाँ संख्याओं का योग देके यहाँ व्युत्क्रमों का योग पूछ ले तो भी आपका यही उत्तर होगा, आप योग बटे गुणनफल कर देंगे। ये आता कैसे है इसको मैंने आपको बताया भी था, देख लीजिए एक बार फिर से। मान लीजिए संख्याएं x और y है, x माइनस वाई दिया है 5 और x इंटू वाई दिया है आपका। अंतर मतलब होता है डिफरेंस, यानी कि जो बड़ा हो उससे आप घटा देंगे। और x वाई इंटू दिया है 36 और आपसे व्युत्क्रमों का अंतर पूछा है। अच्छा, आप देखिए व्युत्क्रम हो जाएंगे 1/x माइनस 1/y, यही अंतर हो जाएगा। यहाँ से जब आप एलसीएम लेंगे तो y माइनस एक्स अपान एक्स वाई। अच्छा, मैंने बताया था y माइनस एक्स दिया है 5 और एक्स वाई दिया है 36। तो ये ट्रिक जो है वो इस तरीके से आता है। और ये कम से कम मैं एक क्वेश्चन को 25वीं या 30वीं बार देख रहा हूँ एग्जाम में, बहुत रिपीट होता है ये। अगला सवाल देखिए, किसी कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल 660 मीटर है और लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी है। यदि कमरे की ऊंचाई 11 मीटर है तो छत का क्षेत्रफल बताइए। तो सवाल कर रहा है दीवार का क्षेत्रफल, 4 दीवार हैं तो आप जानते हैं 2 दीवार होगा वो लंबाई गुणे ऊंचाई होगा, और 2 दीवार होगा वो चौड़ाई गुणे, यहाँ पे चौड़ाई को W लिख देता हूँ, चौड़ाई गुणे ऊंचाई होगा। और यही आपका दिया है 660। तो अगर मैं 2 कॉमन लूं तो 2 कॉमन लेकर उधर कट जाएगा, बचेगा 330। और आपका ऊंचाई दिया है 11, तो यहाँ पे 11, यहाँ भी 11, तो 11 कॉमन हो जाएगा लंबाई धन चौड़ाई बराबर 330। 11 यहाँ 33, 30 और लंबाई धन चौड़ाई, और आपको दिया लंबाई जो है वो चौड़ाई की 2 गुनी है, तो मैं लंबाई का स्थान पर 2 चौड़ाई रख देता हूँ, 2 गुनी, यहाँ से हो जाएगा 30, 3W बराबर 30। तो W यानी चौड़ाई आ जाएगा आपका 10, चौड़ाई 10 आया तो आपका लंबाई आ जाएगा 20। और जैसे ही लंबाई 20 आ गया तो आपसे पूछा छत का क्षेत्रफल, तो आपको छता है छत हो या फर्श, उसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आपका देखिए लंबाई है 20, चौड़ाई है 10, तो आपका हो जाएगा 20 गुणे 10 यानी कि 200 मीटर
स्क्वायर। यही आपका आंसर है, छत का क्षेत्रफल 200 मीटर स्क्वायर। और आपसे आखिरी सवाल पूछा था, 20वीं सदी के स्व शिक्षित भारतीय गणितज्ञ प्रतिभावान कौन थे? तो आपको उत्तर हो जाएगा श्रीनिवास रामानुजन जी। और इन्हीं के जयंती पे हमें मैथ दिवस के रूप में पढ़ते हैं, गणित दिवस के रूप में पढ़ते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।